हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अवर एनवायरनमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम का लेक्चर 3 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम ऑफ राइस फार्म। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार से होता है, अर्थात धान के खेत में उपस्थित जो जैविक एवं अजैविक घटक है उसमें किस प्रकार से संबंध होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि अधिकतर खाद्य श्रृंखला पौधों से ही शुरू होती है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जो खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल होता है वो किससे प्रारंभ होता है, तो वह पेड़ पौधों के द्वारा ही होता है। अब क्यों होता है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करता है, वह स्वपोषी होता है। स्वपोषी से तात्पर्य वह अपना भोजन को स्वयं बनाता है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, अदर जो जीव होता है वह सभी क्या होता है, वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर ही निर्भर होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अधिकतर खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल पौधों से ही शुरू होता है। ओके, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। ओके, तो जो पौधे होते क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो सौर ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य का ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा को वो भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चलिए समझने का प्रयास करता है कि व्हाट इज प्रकाश संश्लेषण, अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ओके, हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समीकरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ओके, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 6CO2 प्लस 12H2O, उसके पश्चात क्या होता है, पर्णहरित। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो पर्णहरित होता है वो क्या होता है, जिसको क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो पेड़ पौधे का जो रंग होता है वह हरा होता है। ओके, उसके पश्चात क्या होता है, वह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है, वह ग्लूकोज का निर्माण करता है, C6H12O6। इसके साथ ही वह क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखना कि यह वाटर के मॉलिक्यूल का भी निर्माण करता है। तो इस प्रकार से इसका जो इक्वेशन होता है 6CO2 प्लस 12H2O पर्णहरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है। ओके, हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, और यह इक्वेशन सही है या नहीं, इसके लिए देखने के लिए क्या आप लोग इसको मॉलिक्यूल को चेक करते हैं, अभी चेक कर सकता है कि इसमें से जो समीकरण है वह सही है या फिर नहीं। कैसे यहाँ पर देख सकते हैं, कार्बन की संख्या 6 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 मॉलिक्यूल, तो 6 दूनी 12। ठीक इसी प्रकार से पहले से 12 ही ऑक्सीजन मौजूद है, 12 दूनी 24। ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन की संख्या 24 है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं तो कार्बन की संख्या 6 है। ओके, हाइड्रोजन की संख्या 12 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 6 दूनी 12, तो 24 हो गया। ठीक इसी प्रकार से ऑक्सीजन की बात करें तो 6 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 ऑक्सीजन यहाँ, तो 6 6 12 और 6 दूनी 12 था 24। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यह समीकरण सही है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए पौधों को उत्पादक या प्रोड्यूसर कहा जाता है। ओके, तो इसलिए क्या कहा जाता है, पौधों को उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है। अब ये उत्पादक किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा सभी हरे पेड़ पौधे एवं सभी हरे पौधे एवं नील हरे शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उत्पादक या प्रोड्यूसर कहा जाता है। ओके, अध्याय जैविक क्रिया भाग 1 में आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, तो अध्याय जो जैविक क्रिया का जो भाग 1 है उसमें के में है क्या हम लोग उत्पादक अर्थात प्रकाश संश्लेषण के बारे में विस्तार से जानेंगे। ओके,
एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक को छोड़कर सभी जीव उपभोक्ता या कंज्यूमर है। ओके, तो एक खाद्य श्रृंखला में क्या उत्पादक को छोड़कर जितने भी जीव होता है वह उपभोक्ता या कंज्यूमर कहलाता है। कंज्यूमर किसे कहता है? तो वे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं कंज्यूमर या उपभोक्ता कहलाता है। कैसे? तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करता है। ओके, तो चलिए इसके लिए छोटा सा खाद्य श्रृंखला के द्वारा समझते हैं। जैसे कि घास हो गया, घास को कौन खाता है? जैसे कि छोटे कीड़े मकोड़े। ओके, तो छोटे कीड़े मकोड़े को कौन खाता है? मान लीजिए मेढक खा रहा है, तो मेढक को कौन खाता है? जैसे कि सर्प हो गया, तथा सांप को कौन खा रहा है? चील खा रहा है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इस खाद्य श्रृंखला के माध्यम से समझ सकते हैं इसमें से जो उत्पादक कौन होगा। तो ये जो घास है क्या होगा? यह उत्पादक अर्थात यह प्रोड्यूसर होगा। क्यों? क्योंकि यह भोजन का निर्माण स्वयं करता है। परंतु जो छोटे कीड़े मकोड़े हो गया, मेढक हो गया, सर्प एवं चील क्या होता है? वह दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे कि चील सर्प पर निर्भर रहता है, सर्प मेढक पर, मेढक छोटे कीड़े मकोड़े पर, और छोटे कीड़े मकोड़े वह घास पर निर्भर रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो सर्प, चील या फिर मेढक या अप्रत्यक्ष रूप से घास पर ही डिपेंड होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं वे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहता है उपभोक्ता या कंज्यूमर कहलाता है। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वे में याद रखने के लिए, ओके, तो आप लोग सिंपल वे में याद रख लिएगा। ओके, मैं आप लोगों को टिक दे रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि उत्पादक को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर। ओके, तो प्रोड्यूसर में क्या होता है? प्रोड्यूस, PRODUC, प्रोड्यूस से तात्पर्य क्या होता है? वह उत्पन्न करने वाला। तो प्रोड्यूसर क्या होगा? उत्पन्न करने वाला या फिर बनाने वाला। तो इसमें आप लोग सिंपल वे में याद रखिएगा, उत्पादक उसे कहता है तो जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। ओके, और जो कंज्यूमर रहता है CONSUMER। ओके, तो कंज्यूमर से पहले आर को हटा देता है, तो कंज्यूम से तात्पर्य क्या होता है? खपत करना या फिर उपभोग करना। तो इस प्रकार से हम लोग कंज्यूमर से तात्पर्य कर सकता है कि उपभोग करने वाला अर्थात उपभोक्ता। जो प्रोड्यूसर का क्या करता है? उपभोग करता है, उसको कंज्यूमर कहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझा होगा। किसी धान के खेत में प्रमुख उत्पादक धान के पौधे ही है। ओके, तो किसी धान के पौधे की हम लोग बात करें तो स्वाभाविक सी बात है उसमें क्या धान का खेत है, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें धान के ही पौधे ही उत्पादक है। कई प्रकार के जीव धान के खेत में पनपते हैं, जिनमें से कई खेत की मिट्टी में तो कई खेत में भरे पानी में। ओके, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, यदि आप लोग विलेज अर्थात गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों को जैसे कि खेत होगा तो आप लोग गए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि जो धान के खेत में क्या होता है? बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं, जो कि कुछ जीव होता है वह पानी से उत्पन्न होता है और कुछ जीव उस मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं। कई धान के पौधे पर ही पनपते हैं, तो कई समय समय पर खेत में आते जाते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से कई जीव ऐसे होते हैं जो कि धान पर ही उगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो फार्मर्स होता था, जो किसान होता है, बहुत सारे क्या किया जाता है? फर्टिलाइजर्स एवं पेस्टिसाइड अर्थात वह उर्वरों का उपयोग करता था, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करता है। ओके, कई समय समय पर खेत में आते जाते रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो समय समय पर उस खेत में आते जाते हैं, जैसे कि चूहा हो गया, सर्प हो गई, ये क्या होता है? समय समय पर उस खेत में आते जाते रहते हैं। हमें यहाँ एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र नजर आता है, तो इस प्रकार से हमको एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र नजर आता है। आइए इसका अध्ययन करने का प्रयास करता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र 3 में देख सकते हैं, चित्र 3 धान का खेत। ओके, आपने धान का खेत देखा होगा। आई होप आप सभी लोगों ने धान का खेत देखे होंगे। अपने अनुभव व चित्र 3 को देखकर बताया कि धान के खेत में कौन कौन से अजैविक घटक है। ओके, तो चलिए हम लोग क्या चित्र 3 को देखकर बताते हैं, साथ ही अपने अनुभव को देखकर अनुभव से बताते हैं कि धान के खेत में कौन कौन से अजैविक घटक है। ओके, तो जैसे कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि सबसे पहले अजैविक घटक किसे कहता है? तो ऐसा जीव जो क्या होता है? जीवित जीव नहीं, उसको क्या कहता है? अजैविक घटक कहता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अजैविक घटक देख सकते हैं, जैसे कि पानी हो गया, मिट्टी हो गया, हवा हो गया, वातावरण हो गया एवं मौसम का ताप वेदर, जैसे कि गर्मी या फिर सर्दियों का मौसम गया, तो ये सभी क्या है? अजैविक घटक है। ओके, धान के खेत की खाद्य जाल का एक उदाहरण चित्र 4 में दिया गया है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि धान के खेत की खाद्य जाल के एक उदाहरण चित्र 4 में दिया गया, जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र 4 में देख सकते हैं। ओके, बहुत बड़ा खाद्य जाल
प्रदर्शित है। ओके, तो यहाँ पर चित्र 3 प्रदर्शित किया गया, तो चित्र 4 कर लेते हैं। ओके, चित्र 4, अपने साथियों से चर्चा करके लिखिए कि अजैविक घटकों पर जीवों की क्या को निर्भरता है, कैसे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपने साथियों से चर्चा करके लिखिए कि अजैविक घटकों पर जीवों की कोई निर्भरता होती है। तो हाँ, अजैविक घटकों पर जीवों की निर्भरता होती है। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। चूंकि पृथ्वी पर जितने भी जीव उपस्थित होता है उसको जीवित रहने के लिए पानी, हवा, साथ ही मिट्टी की आवश्यकता होता है। क्यों, यदि मिट्टी होगा तो कोई भी चल पाएगा या फिर चल पाएगा क्या, नहीं। ठीक इसी प्रकार से कोई भी पेड़ ग्रो हो पाएगा क्या, नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जैविक घटकों पर जीवों की निर्भरता होता है। ओके, इस खाद्य जाल में कौन कौन सी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, कोई 5 छांट के लिखे। ओके, तो जैसे कि इस खाद्य जाल में हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे जीव प्रदर्शित है। ओके, तो इनमें से कम हमको 5 छांट कर लिखना है। ओके, तो चलिए 5 छांट के लिखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं चित्र 4, खाद्य जाल। ओके, खाद्य जाल से तात्पर्य क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बहुत सारे जो खाद्य श्रृंखला आपस में मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करता है। ओके, तो जैसे कि पहला, जैसे कि धान का खेत हो गया, धान का खेत से खरगोश, और खरगोश से क्या हो गया, मनुष्य। ओके, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी की बात करें तो जैसे कि धान का खेत हो गया, धान का खेत से गिलहरी, गिलहरी से हो गया लोमड़ी। ओके, तो ये 2 खाद्य जाल हो गया, अभी 2 खाद्य श्रृंखला हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बात करें तो जैसे कि यहाँ पर है धान का खेत, धान का खेत से शाकाहारी कीट, शाकाहारी कीट से मांसाहारी कीट, मांसाहारी कीट से मेढक, मेढक से सांप। ओके, 3 हो गया। ठीक इसी प्रकार से धान का खेत, धान का खेत से शाकाहारी कीट, शाकाहारी कीट से मकड़ा, मकड़ा से कीट भक्षी पिच, और कीट भक्षी पक्षी, और कीट भक्षी पक्षी से उल्लू। ठीक इसी प्रकार से 5वें, जैसे कि धान का खेत से शाकाहारी कीट, और शाकाहारी कीट से मांसाहारी कीट, और मांसाहारी कीट से सांप। तो इस प्रकार से हमको क्या है, खाद्य श्रृंखला है। ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं प्रदर्शित है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र 3 में दी गई एक खाद्य श्रृंखला का विस्तृत अध्ययन करके जब 0.1 हेक्टेयर 1000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जीवों की संख्या का पता लगाया गया तो उनके बीच का संबंध कुछ इस प्रकार मिला। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारी खाद्य श्रृंखला देखे। ओके, तो इसमें क्या हुआ, इस खाद्य श्रृंखला का विस्तृत अध्ययन करके जब 0.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्या करता है, जीवों की संख्या का पता लगाएगा तो इस प्रकार से जीवों में संबंध मिला। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख अर्थात 1 लाख धान के पौधे, 1000 चूहे, 50 सांप एवं 5 बाघ अर्थात इस प्रकार से क्षेत्रफल में जीवों की संख्या प्राप्त हुआ। ओके, इस उदाहरण के आधार पर साथियों से चर्चा करें और लिखेंगे। ओके, तो इस उदाहरण के आधार पर क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में कौन कौन से जीव उपभोक्ता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ कि उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में कौन कौन से जीव उपभोक्ता है। तो हम लोग जानते हैं कि उपभोक्ता क्या होता है, जो कि दूसरे जीवों पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है। जैसे कि बाज सांप पर निर्भर रहता है, सांप चूहे पर, चूहे धान के पौधे पर निर्भर रहता है, अर्थात चूहे, सांप एवं बाज उपभोक्ता है। ओके, एक चूहा कितने धान के पौधों पर निर्भर है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जो एक चूहा वह कितने धान के पौधे पर निर्भर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो धान के पौधे है उसमें चूहे को क्या करता है, डिवाइड करता है, तो हमको इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे 1 लाख धान के पौधे हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख अर्थात 1 लाख धान के पौधे है और 1000 चूहे हैं। 1 2 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, तो 3 शून्य आपस में कैंसिल हो गए, 1 2 3, तो बचा क्या, 100 डिवाइडेड बाय 1 अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो एक चूहा होता है क्या होता है, वह 100 धान के पौधे पर निर्भर रहता है। ओके, एक बात कितने सांपों पर निर्भर है। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जो एक बाज है वह कितने सांपों पर निर्भर रहता है। ओके, तो सबसे पहले सांप को लिखता है तो 50 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5, तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हुआ, 1 इक्वल 10 था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो एक बाज होता है वह 10 सांपों पर निर्भर रहता है। ओके, यदि चूहों को खत्म कर दिया जाए तो इसका प्रभाव धान के पौधों पर, सांप और बाज पर किस प्रकार पड़ेगा।
ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि चूहों को खत्म कर दिया जाए तो इसका प्रभाव धान के पौधों पर, सांप और बाज पर किस प्रकार पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग क्या है यूजुअली अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसको सोचने का प्रयास करते हैं। ओके, कि यदि चूहों को खत्म कर दिया जाए तो इसका प्रभाव धान के पौधों पर और सांप और बाज पर किस प्रकार से पड़ेगा। ओके, तो जैसा कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र या फिर खाद्य जो पारिस्थितिक तंत्र में क्या बहुत सारे जीव उपस्थित होता है, अर्थात इसके अंतर्गत खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल होता है जो कि एक दूसरे से क्या होता है, जो जीव आपस में कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यदि इस खाद्य श्रृंखला में चूहे का क्या हो गया या समाप्त कर दिया जाए तो इस स्थिति में क्या होगा, इसका स्थान क्या है, कोई अन्य जीव ले लेगा। इस प्रकार से क्या होगा, यह पारिस्थितिक तंत्र चलेगा। ओके, उपरोक्त सवाल का उत्तर खाद्य जाल को ध्यान में रखकर देने का प्रयास किया जाए तो चूहे की खत्म होने का प्रभाव गिलहरी या शाकाहारी कीटों पर किस प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, यदि क्या है चूहों को खत्म कर दिया जाए तो इसका प्रभाव गिलहरी या शाकाहारी कीटों पर किस प्रकार पड़ेगा। ओके, तो चूहे क्या करता है, डायरेक्ट धान के पौधे को क्या करता है, कंज्यूम करता है, अर्थात उपभोग करता है। ओके, तो इस स्थिति में चूहे नहीं रहेगा तो इस स्थिति में क्या होगा, जो गिलहरी और शाकाहारी कीटों के लिए क्या होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज अथवा बहुत सारे धान के पौधे अर्थात बहुत सारे संसाधन प्राप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो गिलहरी या शाकाहारी कीटों को क्या है, बहुत सारे संसाधन प्राप्त होंगे। ओके, परंतु जो मांसाहारी जीव जो है जो जैसे कि सांप हो गया, ओके सॉरी जो मांसाहारी जीव जैसे कि सांप या फिर जो अन्य जीव है जो कि क्या होता है वह डायरेक्ट चूहे पर निर्भर है, वह अब किस पर डिपेंड हो जाएगा, वह गिलहरी या शाकाहारी कीटों पर निर्भर हो जाएगा। अर्थात इस स्थिति में क्या होगा, जो गिलहरी या शाकाहारी कीटों में कमी हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता इतनी अधिक होती है कि खाने व खाए जाने के संबंध खाद्य श्रृंखला से नहीं बल्कि खाद्य जाल से पता लगाया जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, जैव विविधता था जीवों में इस प्रकार से विभिन्नता होती है कि खाने व खाए जाने के संबंध खाद्य श्रृंखला से नहीं बल्कि खाद्य जाल से भी पता लगाया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में हम देखते हैं कि कुछ जीव पूर्ण रूप से पौधों पर तो कुछ अन्य जीवों पर निर्भर है, अर्थात हमें पोषण के अलग अलग स्तर नजर आते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में देखते हैं कि जो जीव होते हैं क्या होता है, वह डायरेक्टली एवं इनडायरेक्टली अर्थात प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पोषण के अलग अलग तरह अर्थात अलग अलग स्तर नजर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 लाख धान के पौधे, 1000 चूहे, 50 सांप एवं 5 बाघ। जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में वृद्धि हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, इसके जीवों की संख्या में क्या होगा, कमी हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से क्या होता है, यह पोषण के अलग अलग स्तर को दर्शाते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।